हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा एकेडमी में। दोस्तों, आज है 27 जून 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद से आज के करंट अफेयर को देखेंगे और लास्ट में जनवरी से लेके अभी तक के जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का हम लोग 20 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो वो जो रिवीजन वाली क्लास है 20 क्वेश्चन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे क्या हो जाएगा कि आपका पूरे इस 6 महीने का मतलब जनवरी से लेके अभी तक का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है उसका हम लोग लास्ट में रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए, हमारे कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डेज निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? तो ये कौन सा शहर है? तो यह है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वो रहने के हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। और दोस्तों, इन सभी क्लासेस का आपको पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा कि ये सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रुमेली धर। ये भी याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रुमेली धर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। और यह नूरी रॉकेट का चौथा संस्करण है इसका, तो यह दूसरा संस्करण है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित कितने वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है? तो वह किया है 19 वस्तुओं पर। आप इसे भी याद रखिएगा। ये सब कुछ हमने कल के करंट अफेयर में डिटेल में करा दिया है, ठीक है। और आज हम लोग बस क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसका रिवीजन कर रहे हैं। और लास्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनवरी से लेकर जून तक बन सकते हैं उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जा रहा है? यह किया जा रहा है जर्मनी में, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह रहा है जापान। आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये थे तो हमारे कल के करंट अफेयर। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर पे, ठीक है। तो हमारे आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर को मंजूरी दी है? तो यह किसने दी है? तो ऑप्शन ए है हमारा विश्व बैंक, ऑप्शन बी है हमारा एसबीआई, ऑप्शन सी है हमारा आरबीआई और ऑप्शन डी हमारा है आईएमएफ। तो ये किसने दिया है? तो यह विश्व बैंक ने दिया है। आप इसे याद रखिएगा। यानी कि विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी के ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य माल और यात्री दोनों के परिवहन को अधिक कुशल बनाना है और हर साल लाखों टन कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह ऋण 22 साल की अवधि के लिए दिया गया है। तो आपको इनमें से ध्यान क्या देना है? जहां जहां पे मैंने रेड पेन से इसको हाईलाइट किया है, बस आपको वही चीजें नोट करना है, ठीक है। कि लाखों टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगा, 22 लाख। इस ऋण की अवधि कितने साल की है? तो 22 लाख की है। कितने करोड़ रुपए का है? तो 24.5 करोड़ डॉलर का ये ऋण है। किसने दिया है?
तो विश्व बैंक ने दिया है। बस आपको इतना ही नोट करना है। ये सब मैं इसलिए बता देता हूँ, थोड़ा सा एक बार आप डिटेल में पढ़े रहेंगे तो आप जब कभी एग्जाम देने जाएंगे तो डिटेल में अगर आपने कभी कोई चीज़ पढ़ी रहती है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर लेता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह किससे किया गया है? तो यह किया गया है दिनकर गुप्ता को। आप इसे भी याद रखिएगा और आप लोग बताइएगा कि एनआईए की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई है। ठीक है, एनआईए का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसी तरीके से इसका अगर हम ये जो दिनकर गुप्ता हैं यह किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं? तो 1987 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जो 31 मार्च 2024 तक या इसके अगले आदेश तक इस पद पे रहेंगे। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल कितने महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो यह 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 24 मार्च को समाप्त होने वाले उनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। और ये जो रणदीप गुलेरिया हैं यह 2017 में 28 मार्च को गुलेरिया की एम्स के डायरेक्टर पद की नियुक्ति हुई थी। यानी यह 2017 के 28 मार्च को इस पद पे नियुक्त हुए थे। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है? तो यह किसने किया है? तो यह दिल्ली सरकार ने किया है। अगर आप कभी दिल्ली गए होंगे, अगर ठंडी के मौसम में, यानी मान लीजिए कि दिसंबर में अगर आप कभी दिल्ली गए होंगे तो वहाँ पे अगर आप 8 बजे चले जाइए, 7-8 बजे अगर आप बाहर निकल जाइए तो एकदम फॉग सा रहता है। चारों तरफ एकदम कुहा, एकदम अंधेरा, घोर अंधेरा, सामने तक कुछ नहीं दिखाता है। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब शीतलहर चल रहा है, नहीं। वहाँ पे क्या है कि इन भारी वाहनों से क्या होता है, इतना प्रदूषण निकलता है कि इस प्रदूषण की वजह से वहाँ पे फॉग हो जाता है। और क्या होता है कि दिसंबर जनवरी में क्या लोग पराली भी जला देते हैं। जैसे धान वान की कटाई होती है तो उसमें लोग क्या करते हैं, पराली जला देते हैं। तो इस कारण भी मतलब वहाँ पे चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसीलिए दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर से, कितने से? तो 1 अक्टूबर, देखिए 1 अक्टूबर से हल्की हल्की ठंडी पड़नी स्टार्ट हो जाती है। 1 अक्टूबर से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। जिन वाहनों को अनुमति दी जाएगी उनमें कौन कौन से हैं? तो सीएनजी वाले व्यवसायिक वाहन है, ई ट्रक है, आवश्यक माल वाले ट्रक और पेट्रोलियम उत्पादों वाले ट्रक को शामिल है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस कड़ी में सरकार ने यह फैसला लिया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि G20 बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? तो यह कब होगी? तो 2023 में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि G20 2023 की बैठक कहाँ होगी? तो पहले तो होगा भारत के जम्मू कश्मीर में। कब होगा? और ये G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? तो 2023 में होगी। तो आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि G20 2023 का आयोजन निम्न में से भारत के किस राज्य में किया जाएगा? आपको ऑप्शन दे देगा, जम्मू कश्मीर। अभी तो जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश करके दे देगा कि हाल ही में 2023 में G20 का आयोजन किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में होगा? तो ऑप्शन दे देगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो आपको बताना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में होगा। कब होगा? तो 2023 में। ठीक है, 2022 का आयोजन कब होगा, कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में होगा। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी G20 की बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या नेतृत्व कर रहे हैं। भारत साल 1999 में G20 की स्थापना के बाद से इसका सदस्य है। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में, और उसी समय से भारत जो है क्या है, G20 का सदस्य है। और बता दें G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, इसमें यूरोपीय संघ समेत 20 देश शामिल है। आप इसे भी याद रखिएगा, इसीलिए इसको G20 नाम दिया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी राज्यों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाई पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है उत्तराखंड सरकार ने। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है। बता दें कि वाटरशेड विभाग द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट लागू की जाएगी और राज्य सरकार ने इस परियोजना का प्रस्ताव रखा था कि जिसका उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक वेटरन्स मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अंजलि चतुर्वेदी को, ठीक। यानी कि अंजलि चतुर्वेदी को प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ अंजलि चतुर्वेदी जी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक यानी कि वेटरन्स मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट के अनुसार चतुर्वेदी अमेरिकी न्याय विभाग के अपराध प्रभाग के उप सहायक अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। और चतुर्वेदी को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स में जनरल काउंसिल के पद पर नामित किया गया है। आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पासपोर्ट सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 जून को, ठीक। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी कि एक मिनट दोस्तों, यानी कि हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया जाता है। यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि चिप युक्त पासपोर्ट के उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। इससे भारतीय यात्रा की सुरक्षा को काफ़ी हद तक मजबूत करने में मदद मिलेगी। पासपोर्ट अधिनियम भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। आप इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं जो जनवरी से लेकर जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें आज हमने 20 क्वेश्चन को शामिल किया है। इससे क्या होगा कि अभी तक हमने जो करंट अफेयर पढ़ा है वो कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जीके रेड्डी द्वारा। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आयुष मंत्री किस शहर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ रखा है? तो ये रखा है हैदराबाद में। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है केरल में। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि G20 सम्मेलन 2022 को किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है इंडोनेशिया में। 2022 में अगर G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा तो 2023 में कहाँ होगा?
तो 2023 में भारत के जम्मू में होगा, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो यह किया गया है बेंगलुरु में, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो यह 150वें स्थान पे है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको यूपीपीसीएस में पूछा गया है, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर है, तो यह है 71वें स्थान पे, आप इसे भी याद रखिएगा। जितने भी सूचकांक से संबंधित प्रश्न मैंने आज लिए हैं वो सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सूचकांक से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको एकदम घोल के पी जाइए, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर है, तो यह 21वें स्थान पर है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसको जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है, तो ये किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर इयान फ्राई को, आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया है तरुण कपूर को। और दोस्तों ये नियुक्तियां और ये सूचकांक मैं बार बार इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं और ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेगा नियुक्तियों से। इसलिए मैं इसका बार बार इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, एकदम बैठ जाए कि क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत पता चल जाए कि नए सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो तरुण कपूर को आप लगा के तुरंत चले, ऑप्शन भी देखने की जरूरत न पड़े आपको। इसीलिए मैं इसको बार बार रिवीजन करा रहा हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसे हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया एपी अब्दुल्ला कुट्टी को। किसे नियुक्त किया गया है, तो एपी अब्दुल्ला कुट्टी को हज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया शांति सेठी को, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है, तो यह बनी है हरियाणा की महिला अभिलाषा बराक, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है, तो ये कहाँ लॉन्च किया है, तो उड़ीसा में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है, तो यह की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। उसी तरीके से हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा रिपोर्ट लॉन्च किया, तो ये किसने किया है, तो ये भी हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। और आज के हमारे क्वेश्चन का आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है, तो ये किया है हैदराबाद में। हालांकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये रिपीट हो गया है क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा यही था। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने क्या पढ़ा कि कल के करंट अफेयर को रिवीजन किया, फिर उसके बाद से आज के करंट अफेयर को हम लोग डिटेल में पढ़ा और जनवरी से लेकर जून तक के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन हमने किया। इसी तरीके से हम लोग की करंट की क्लास चलेगी कि हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद से जनवरी से लेकर जून तक यानी अभी तक के जो हमने करंट अफेयर पढ़ा है उसका 20-20 क्वेश्चन का हम हर रोज रिवीजन करेंगे, ठीक है। और इन सभी का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी पीडीएफ आपको इसी चैनल पे, इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।